भाभी शादी की दूसरी रात ही विधवा हो चुकी थी। सबने भाभी को मनहूस कहना शुरू कर दिया और भाई की मौत की वजह भी उसे ही समझने लगे। लेकिन भाभी बहुत ही हसीन थी। मेरा भाभी पर दिल आ गया और भाई की मौत के कुछ वक्त बाद ही मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन अब भाभी मुझे खुद के करीब ना आने देती। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि तुम भी अपने भाई की तरह मर जाओगे। मैंने भाभी की बात मजाक में उड़ा दी। लेकिन अगली सुबह जब मेरी नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा ही भाई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। दिल में हज़ारों अरमान सजाए मैं इस कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ पर मेरी मनचाहे दुल्हन बैठी हुई थी। वह सिर्फ मेरी दुल्हन ही नहीं बनी थी, बल्कि मुझसे पहले मेरे बड़े भाई की दुल्हन बनी थी। इस तरह वह पहली बार दुल्हन बनकर मेरे इसी घर में आई थी और मैं इसे देखता रह गया था। ये वे लड़की थी जिससे मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन वे मेरे बजाय मेरे भाई की किस्मत में लिखी थी और उससे शादी हो गई थी। मगर आज मेरी इससे दोबारा शादी हुई। वह मेरी भाभी से मेरी बीवी बन चुकी थी। वे बहुत ही हसीन थी। मैं इसके हुस्न पर फिदा हो गया था। इसे भाभी से बीवी बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, कितना कुछ सहा और कितनी प्लानिंग की थी, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। और आखिर आज मैं अपने इरादों में कामयाब हो चुका था। मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। आज वह मेरी बीवी बन चुकी थी। मेरी शादी उससे हो चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने इसका घूंघट उठाया तो मैं इसके करीब जाने लगा तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी हालत को देखकर तो मैं परेशान हो गया। मेरे दिल में हज़ारों अरमान थे इसको लेकर और वह मुझसे डर रही थी। चीख चीख कर उसने सारा कमरा ही सर पर उठा लिया, लेकिन मैंने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके कान के करीब होकर हल्के से अंदाज में बोला कि तमाशा मत करो, बाहर सब सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे कि तुम क्यों चीख रही हो। मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, खामोश हो जाओ। लेकिन मैंने देखा कि मेरी धमकी का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वे अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम थी, क्योंकि मेरी गिरफ्त मजबूत थी। मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा इसे बेहोशी का दौरा पड़ गया। इसका वजूद ढीला पड़ गया और वह मेरी बाहों में झूल गई। इसे देखकर मैं परेशान हो गया। वे बेहोश हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं? मैं समझ गया था कि ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वे मेरे भाई की विधवा रह चुकी थी। मुझे लगा कि वे मेरे भाई की याद में यह सब कुछ कर रही है। लेकिन इसके होश में आने के बाद जब मैंने इससे वजह पूछी तो उसने बताया। उसे सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई। उसने ये सब क्यों किया, इस बात का जवाब आपको कहानी की आखिर में मिलेगा। कुणाल मेरा सौतेला भाई था और इसकी माँ इसे जन्म देते ही मर गई थी, इसलिए मेरे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली। मेरे बाप को अपनी पहली बीवी से बेहद प्यार था। उनकी प्यार की शादी थी, लेकिन बीवी की मौत का उन्होंने ऐसा सदमा ले लिया कि वे बीमार हो गए। मेरी दादी ने उनकी हालत को देखते हुए जल्द से जल्द उनकी शादी मेरी माँ से कर दी। मेरी माँ मेरी दादी की भांजी थी, लेकिन वे मेरी माँ से खुश नहीं थे। अपनी पहली बीवी को याद करके पापा के दिन रात रोते थे, क्योंकि वो उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। इसी वजह से उन्हें मुझसे ज़्यादा अपने बड़े बेटे से मोहब्बत थी, क्योंकि वे इस औरत का बेटा था जिससे मेरे बाप ने सच्ची मोहब्बत की थी और आज तक इसे भुला नहीं पाए। कुणाल की माँ तो चली गई थी, इस माँ बेटे जैसी मोहब्बत मेरे बाप ने किसी को न दी। मैं और मेरी माँ तो किसी खाते में नहीं आते थे। मेरी माँ कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, मेरे बाप को पसंद नहीं थी। मेरे बाप को बस इसी औरत से मोहब्बत थी जो इस दुनिया में ज़्यादा न रह सकी। अपने साथ अपनी माँ के साथ अपने बाप की नाइंसाफ़ियाँ देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। ये अफसोस गुस्से में बदलता चला गया और ये गुस्सा कब नफ़रत में बदल गया मुझे पता ही ना चला। हर अच्छी चीज़ पहले कुणाल को नसीब होती थी, इसके बाद मुझे उन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता था। मैं कोई सौतेला नहीं था, अपने बाप का सगा बेटा था, तो फिर मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही थी? मेरे साथ ये नाइंसाफ़ियों का यह सिलसिला प्यार, मोहब्बत, तवज्जो और खिलौने से होता हुआ शादी तक जा पहुंचा। खानदान के एक फंक्शन में एक लड़की मुझे पसंद आ गई। मैं नहीं जानता था वे कौन है। बाद में मालूम हुआ कि वे हमारे दूर की रिश्तेदार है। वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैं इससे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूँगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूँगा। वह लड़की तो जैसे मेरे ख्वाबों की शहजादी थी। हमेशा से जिस लड़की का ख्याल मैं अपने दिमाग में लिए घूम रहा
रहा था वे बिल्कुल उसकी तस्वीर थी। मैं बहुत खुश था कि मेरी तलाश खत्म हो गई। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल की थी और मेरे भाई की 28 साल की। मतलब ये कि हम दोनों की शादी की उम्र थी। मैंने इस लड़की से शादी का फैसला कर लिया और अपनी माँ को इस मामले के बारे में बता दिया। तो मेरी माँ भी बहुत खुश हुई कि वह लड़की बहुत प्यारी, अच्छी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी। हर किसी को नज़र उस लड़की पर थी। बहुत मुश्किल था कि वे लोग रिश्ता दे देते, क्योंकि इस लड़की के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। उसकी उम्र 22 साल थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम्हें ये लड़की ज़रूर मिलेगी। लेकिन अचानक कुणाल ने तीर छोड़ दिया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। इसने मेरे बाप से जिक्र किया। मेरे बाप ने नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वे वही लड़की थी जिसे मैं पसंद कर बैठा था और कुणाल भी इसके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा कि क्या बात हुई? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पहले मैंने इसे देखा है, लेकिन इस बार भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई और बाप ने कुणाल की शादी उस लड़की से करने की ठान ली और आगे से भी रिश्ता जल्दी स्वीकार हो गया, क्योंकि कुणाल की जॉब मुझसे ज़्यादा अच्छी थी, इसकी तनख्वाह ज़्यादा थी। इस नाइंसाफ़ी पर भी मैंने खूब हंगामा किया, लेकिन बाप ने मेरी एक ना सुनी और इस लड़की की शादी कुणाल से कर दी। आज तक मैंने हर किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त की थी, लेकिन अपनी मोहब्बत के साथ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, इसी वक्त मैंने अपने अरमानों पर मिट्टी डाल दी, क्योंकि वह लड़की मेरी भाभी थी। सौतेली ही सही, कुणाल मेरा भाई था। मैं अब चाह कर भी इसे इस नज़र से नहीं देखना चाहता था। अब इसकी इज्जत मुझ पर जायज़ थी। मेरे दिल को बहुत समझाया, लेकिन मेरा दिल किसी तौर पर मानने को तैयार न था कि शादी के बाद सब ने मुझे बुलाया और कहा भाभी की मुँह दिखाई दो। मेरी बुआ की ज़िद थी कि वह मुझे ज़बरदस्ती उसके पास ले गई। मैं अब इस लड़की की सूरत भी देखना नहीं चाहता था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊं, कहीं दूर, वापस कभी ना आऊं। लेकिन मेरी बुआ मेरे जज्बात से अनजान थी। जज्बाती तौर पर मेरा हाथ खींचकर मुझे भाभी के साथ ले गई। मुझे कहा कि तुम्हारी भाभी हैं, इसकी मुँह दिखाई दो, और उस लड़की से कहा कि अपना गिफ्ट लो, तुम्हारा देवर तुम्हारे भाई जैसा है। जब इस लड़की ने घूंघट उठाया तो मैं इसका हुस्न देखकर हैरान हो गया। खूबसूरत वे पहले ही थी, लेकिन आज तो तमाम हुस्न के हथियारों में थी। मेरा दिल बहुत बुरा हो गया था। जैसे मैंने उसे हमेशा अपने लिए सोचा था, वे आज किसी और के लिए इस हुलिये में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से उठकर चला गया और सारी रात बाहर रहा और बाहर बैठकर रोता रहा, अपनी किस्मत पर मातम मनाता रहा। सोच रहा था कि अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे सांस ही नहीं आ रही है। मैं सोच सोच कर परेशान था कि मैं अब घर में कैसे रह सकता हूँ। उन दोनों को साथ देखूंगा, हंसता मुस्कुराता, एक खुशहाल जिंदगी गुजारता हुआ, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वे लड़की मेरी मोहब्बत न होती तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता था, लेकिन अब मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। इसी रात मैंने फ़ैसला किया मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा, और मैं घर छोड़ कर चला आया। रात को अपना सामान उठाया और दोस्त के घर आ गया और इससे कहा कि मेरे लिए एक फ़्लैट का बंदोबस्त करे, जो कि एक कमरे का हो। मैं अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस लड़की को अपने भाई के साथ नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मुझे अब नहीं पता था कि मैं उन दोनों को दोबारा कभी साथ नहीं देख पाऊंगा। इस घर में सुबह का सूरज जब हुआ तो एक बुरी खबर के साथ हुआ। मेरी माँ की मुझे कॉल आई कि कुणाल की मौत हो गई है। इसकी मौत का सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मेरी नज़र उन दोनों को इस तरह से लग जाएगी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि एक ही रात में क्या हो गया। माँ ने बताया कि वे सुबह सुबह नाश्ते के लिए उठा, बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से चक्कर आ गए और वहीं गिर पड़ा और अस्पताल ही न पहुंचा सका कि मर गया। मैं जो दोबारा कभी इस घर में ना जाने का फैसला कर बैठा था, इसी वक्त दौड़ा दौड़ा वहाँ पर चला आया। एक बार फिर से कुणाल को इस हालत में देखकर तो मैं बहुत उदास हो गया था। हाँ ठीक है, मैं इससे नफरत करता था, लेकिन मुझे कभी भी उसकी मौत नहीं चाहिए थी। ये भी सच था कि मैं इसे इस लड़की के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने फिर भी ये सब नहीं चाहा था। जो हो गया था, मुझे दिल ही दिल में एहसास हो रहा था कि शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी नज़र इस लड़की पर गई तो शादी की पहली रात ही विधवा हो गई और बहुत ही रो रही थी, पागल हो रही थी। मेरी माँ को कुणाल से ज़्यादा नफरत नहीं थी, इसलिए मेरी माँ को भी कुणाल की मौत का बहुत दुख था और वे लड़की अपने हाथों में मेहंदी सजाए मातम कर रही थी। इसने हाथों में से सोने की चूड़ियाँ पहन रखी थी। मातम करते हुए इसकी चूड़ियों की झनकार मुझे सुनाई दे रही थी।
मैं कुणाल को भूल कर इसे देखने लगा। वे अभी तक लाल जोड़े में थी। एक औरत ने इससे कहा कि चूड़े उतार दो, सफ़ेद जोड़ा पहन लो, तुम विधवा हो चुकी हो, अब उन चीज़ों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन वह बेचारी तो होश में ही नहीं थी। फिर दूसरी औरत की आवाज़ आई कि तुम्हारी दुनिया लूट गई है, तुम्हारा पति चला गया है, तुम विधवा हो गई हो, तो तुम्हें ये चीज़ें उतारनी होंगी। सामने बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, तुम्हें उनके सामने नहीं जाना। लेकिन जिस औरत की दुनिया शादी की पहली सुबह ही लुट चुकी हो, उसे ज़माने का क्या होश हो सकता था। भला वे बेचारी तो जैसे पागल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से औरतें इसको कमरे में लेकर गईं, इसका लिबास बदलवाया, इसके सारे जेवरात उतार दिए। वहाँ पर लश होता जा रहा था और सबकी आवाज़ें आ रही थी कि दुल्हा दुल्हन को लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी और बेचारों को ऐसी नज़र लगी कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर मुझे बहुत एहसास होने लगा। मुझे साफ लग रहा था कि उन दोनों को मेरी नज़र लगी है। मुझे कुणाल का बहुत दुख था। मुझे लगता था कि इसे कुछ होगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा था। इसकी लाश के सामने बैठा उससे माफ़ी मांग रहा था, इसके कानों में बोल रहा था, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरी नज़र तुम्हें लगी है। और दूसरी तरफ मुझे इस लड़की की फ़िक्र हो रही थी जिस पर क़यामत टूट पड़ी थी। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। इतने शोर में एक आवाज़ मुझे सुनाई दी कि दुल्हन मनहूस है, पहले दिन ही पति को खा गई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ की थी। मैंने पलटकर अपनी माँ को देखा। मुझे अपनी माँ की सोच पर हैरत हुई। मेरी माँ ने कहा कि वह इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसके कदम मनहूस हैं, इसे अपने मायके जाना चाहिए। इस लड़की के बाप से मेरी माँ ने कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे बेटे को खा गई है। शुक्र है कि इसकी शादी मेरे छोटे बेटे से नहीं हुई, वरना ये मेरा बेटा भी जान से हाथ धो बैठता। अभी कुणाल की अर्थी भी नहीं उठी थी कि उसकी लाश के ऊपर मेरी माँ और इस लड़की के माँ बाप का झगड़ा शुरू हो गया था। लड़की के बाप ने कहा कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, सब ऊपर वाले की तरफ से हुआ है। हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं यहाँ से, इसे रोकेंगे भी नहीं। लेकिन बाकी सब लोगों ने कहा कि रिवाज के हिसाब से ये यहीं रुकेगी। लड़की अपने पति की तेरहवीं गुजारने के बाद ही घर से बाहर निकलेगी। कुछ समझदार लोगों ने मामला हैंडल कर लिया था। यूं कुणाल की अर्थी उठकर चली गई। मेरा दिल दुख से कांप रहा था, एक कुणाल की वजह से, एक एहसास की वजह से, और एक उस लड़की की वजह से जो मेरी मोहब्बत थी, मेरे भाई की विधवा थी और इस घर पर मनहूस का कलंक लग चुकी थी। वक्त गुजरता गया और 10 दिन हो गए। वे लड़की मेरे ही घर में मेरे कमरे की कैदी बनकर रह गई थी और 13वीं के बाद इसे इसके माँ बाप ने घर लेकर जाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहकर कि वह अपने पति के घर में ही रहेगी। और मैं ये सोचकर हैरान था कि एक ही रात में उसे मेरे भाई से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह उसका घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हालांकि यहाँ पर इसे माँ और बुआ की तरफ से बातें सुनने को मिल रही थी। मैंने सुना था कि औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन मैं तो देख रहा था कि यहाँ पर इस दुनिया में एक औरत ही औरत की दुश्मन थी। लड़की मनहूस है, लड़की बांझ है, लड़की खूबसूरत नहीं है, इसका कद छोटा है, उसका रंग काला है। ये तमाम बातें एक औरत ही औरत को सुनाती है। सास बहू के बारे में कहती है, भाभी और ननंद के बारे में, और ननंद भाभी के बारे में गलत बातें करती थी। सारा बिगाड़ औरतों की वजह से था। औरतें एक दूसरे की दुश्मन होती हैं तो कैसे दुनिया सीधी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कुणाल का गम भूलता गया, लेकिन इस लड़की का गम मुझे खाए जा रहा था जो कमरे में कैद थी। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। मैं सोच रहा था कि वह कैसे गुजार रही होगी एक कमरे के अंदर, क्योंकि अतीत में मुझे इससे मोहब्बत रह चुकी थी, तो मेरा ध्यान इसी की तरफ था। मुझे इसका दुख हो रहा था। मेरी बुआ हमारे घर में ही रहती थी और बुआ की तरफ से भी इस लड़की को बातें सुननी पड़ रही थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। एक दिन मैं लॉन में बैठा हुआ था कि खिड़की से मुझे वह लड़की दिखाई दी। इसने शायद जिसकी वजह से खिड़की खोल रखी थी वह बाहर लॉन का नज़ारा था, तो मुझे देखकर दुख हुआ। मैंने सोचा इसका भी दिल चाह रहा होगा खुली हवा में सांस लेने को। मेरी माँ और मेरी बुआ से इतना ना हो सका कि वे इस लॉन में आने का कह दें और बेचारी थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेती। मैं इसके हुस्न को देखता रहा। इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चला गया था। सफ़ेद कपड़ों में उसका चेहरा दमक रहा था। इसके हाथों की मेहंदी मिट चुकी थी। इसे इस हाल में देखकर मेरा दिल कटता रह गया था। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं अंदर चला गया और इसके
इसके बारे में सोचता हुआ सो गया। कुणाल की मौत को 2 महीने गुजर चुके थे और वह इसी घर में रह रही थी। घर में इसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर पल, हर लम्हा रहता। मैं इसे ना देखते हुए भी ये महसूस कर रहा था, मेरी मोहब्बत में दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही थी और अब तो इस मोहब्बत में हमदर्दी भी शामिल हो गई। और वहाँ मेरी बुआ को इस बात का इंतज़ार था कि कब ये मनहूस इस घर से चली जाए और मैं इस दिन के इंतज़ार में था कि मैं इससे शादी कर सकूं। मैं जानता था कि मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, घर में कोई नहीं मानेगा क्योंकि कोई इसे पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने सब सोच रखा था। जैसे ही ये सदमे से बाहर आई मैंने हंगामा मचा दिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, सब मेरी बात के खिलाफ हो गए। मैं एक बार फिर से घर छोड़कर चला गया और अपनी माँ से कहा कि जब तक मेरी उससे शादी नहीं होगी मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। यूँ मेरे माँ बाप को मेरी बात माननी पड़ी। मेरे बाप तो पहले ही कुणाल के दुख में पागल हो चुके थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं था। लेकिन मेरी ये बात सुनकर उन्होंने शिकवे की नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम कुणाल की विधवा से शादी करोगे। मैंने कहा इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात ने बाप को लाजवाब कर दिया। मैं जिद पर अड़ गया और यूँ मेरी शादी उसी लड़की से हुई जिसका नाम मायरा था, जो मेरे भाई की विधवा थी और अब मेरी शादी उससे हो चुकी थी और मैं हवाओं में उड़ रहा था। मैं बहुत खुश था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ इसके कदमों में डाल दूंगा क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत थी। शादी की पहली रात में इसके पास गया और मैंने इससे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। इसके इस तरह पेश आने पर मैं परेशान होकर रह गया। मैंने सोचा कि अभी भी कुणाल इसके दिल में है, इसलिए वह मुझे करीब आने नहीं दे रही है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया है मायरा, तुम क्यों इस तरह से मुझे दूर भगा रही हो? तो उसने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम भी ना मर जाओ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा कि मैं क्यों मरने लगा? भला जवाब में उसने कहा कि मैं मनहूस हूँ, सब मुझे मनहूस कहते हैं। उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत से डर लग रहा है। इसी तरह तुम्हारा भाई भी मेरे करीब आया था और वह सुबह मर गया। मुझे डर है कि अगर तुम भी मेरे करीब आए तो तुम भी मर जाओगे। मैंने उससे कहा कि ये सब उसका वहम है, दुनिया में इसके दिमाग में ये डर बैठा दिया है। वहम का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं होता। मैंने उसे बहुत समझाया और उसके करीब गया तो इससे बेहोशी के दौरा पड़ गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं परेशान हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे होश में ना आई। मैं सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, फिर मुझे नींद का असर होने लगा। मैं भी सो गया। सुबह उठा तो अपनी बीवी के चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल गई थी। होश में तो आ चुकी थी, लेकिन इसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये सब क्या हो गया है? इसने अपने चेहरे को अपने नाखूनों से खरोच डाला था और ज़ख्मी कर दिया था। खून की छोटी छोटी कतरे इसके गालों से बह रही थी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इससे कहा कि ये सब क्या और किसने किया है? तो उसने कहा कि मैंने खुद अपने आप को ज़ख्मी किया है। मैंने पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? तो उसने कहा कि मैं और क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि आप मेरे करीब आएं, इसलिए मैं खुद को बदसूरत करने की कोशिश कर रही थी ताकि आपका दिल मुझसे उठ जाए। मुझे डर है कि आप भी मर जाएंगे। मैंने उससे कहा कि जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा। ऊपर वाला रहम करने वाला है। जो कुणाल की किस्मत थी, इसकी ज़िंदगी इतनी ही थी और तुम इस बात को अपने आप पर क्यों ले रही हो? कोई मनहूस नहीं होता है किसी के लिए भी, ये सब कुदरत के फैसले होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वजह थी ये दुनिया, जो पति के मरने के बाद बिना वजह एक लड़की पर मनहूस का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसे दिमागी मरीज बना देते हैं। और इसी दुनिया वालों ने मायरा और उस जैसी जाने कितनी लड़कियों को दिमागी मरीज बना दिया था। अब रोज़ यही होने लगा था। मैं जब भी उसके पास जाता उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसे दौरे नहीं पड़ते हैं, वे जानबूझकर खुद को बेहोश कर देती है, कि इसके दिल में ये बात बैठ गई है कि अगर मैं इसके पास गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं इसकी मोहब्बत और उसकी बातों को तरस रहा था। इसके साथ रिश्ते में बंधने के बावजूद भी मुझे इसकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। शुरू में मुझे लगा कि इसे कुणाल से मोहब्बत थी, इसलिए वो मुझे करीब आने नहीं दे रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ था कि इसे ज़माने ने पागल बना दिया था। 4 महीने तक वे कमरे में कैद रही थी और इस दौरान ना जाने वे क्या कुछ सोचती रही थी।
जिसकी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इससे एक डॉक्टर के पास लेकर गया। उसने कहा कि इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हो गया है, इसे इलाज की बहुत ज़रूरत है। तकरीबन 1 महीने तक इसका इलाज चला, वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जिस रात मुझे इसकी मोहब्बत नसीब हुई, वह रात इसने डर में गुजारी। सुबह हो गई तो मैं सो रहा था, उसने झिंझोड़ कर मुझे जगाया। मुझे सोता देखकर वह बहुत परेशान हो गई थी। उसने कहा कि आप ज़िंदा तो हैं? इसकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा, हाँ मैं ज़िंदा सलामत हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊँगा? मैंने तुमसे कहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ज़िंदा देखकर उसे तसल्ली हुई थी और उसे बेफ़िक्र देखकर मैंने भी सुख का सांस लिया। ये सारा वक्त मेरे लिए बहुत तकलीफ़ में गुजारा था। मैं चाहता तो उसकी दिमागी हालत की वजह से उसे छोड़ सकता था, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत थी और हमदर्दी भी थी, और मोहब्बत और हमदर्दी दोनों मिल जाएं तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मायरा जैसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी इस दुनिया में जो इस तरह की दिमागी परेशानी का शिकार होंगी। धन्यवाद दोस्तों।